नमस्ते। जब हम भारत की तरक्की की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते शहर, है ना? लेकिन इस चमक दमक के ठीक नीचे एक ऐसा संकट पनप रहा है जो दिखाई तो नहीं देता, पर हमारी बुनियाद को ही आप कह सकते हैं खोखला कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के भूजल संकट की। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। भारत के जो ये शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इनके नीचे आखिर है क्या? इसका जवाब यकीन मानिए चौंकाने वाला है। देखिए, ये सिर्फ एक किताबी संकट नहीं है। इसका असर हमारी जमीन पर सीधे सीधे पड़ रहा है। इसे कहते हैं लैंड सब्सिडेंस या भूमि धसाव। मतलब धरती की सतह का धीरे धीरे या कभी कभी तो अचानक से नीचे की ओर बैठ जाना। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जमीन के नीचे से पानी को खींच लेना। इसको ना एक गीले स्पंज की तरह समझिए। जब स्पंज में पानी भरा होता है तो वो फूला रहता है ना? अब जैसे ही आप उसे निचोड़कर सारा पानी निकाल देते हैं, वो सिकुड़ जाता है। बिल्कुल यही हमारी जमीन के साथ हो रहा है। जमीन के नीचे पानी मिट्टी और रेत के कणों को सहारा देता है, पर जब हम उस पानी को अंधाधुंध पंप से बाहर खींच लेते हैं तो नीचे की जमीन दब जाती है और ऊपर की पूरी सतह धीरे धीरे धंसने लगती है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में इसी पर बात करते हैं, धंसती नींव। ये एक ऐसी समस्या है जो दिखती नहीं, पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो जमीन का धंसना है ना, ये तो बस एक लक्षण है, एक सिम्टम। असली बीमारी तो कहीं और है, और वो हमारी नजरों से छिपी हुई है। तो आइए इस अदृश्य संकट की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि भारत अपने भूजल पर यानी ग्राउंड वाटर पर आखिर कितना निर्भर है। सबसे पहले तो ये एक फैक्ट दिमाग में बिठा लीजिए। भारत पूरी दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा यूजर है। सबसे बड़ा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि हम कितने बड़े संकट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये निर्भरता कितनी है? चलिए देखते हैं। हमारे खेतों में सिंचाई के लिए जो भी पानी इस्तेमाल होता है, उसका 62%, सोचिए 62% सीधा जमीन के नीचे से आता है। हमारी पूरी खेती इसी पानी पर चल रही है। और गांवों की बात करें तो हालत और भी ज्यादा गंभीर है। वहां पीने से लेकर हर जरूरत के लिए जो पानी सप्लाई होता है, उसका 85%, 85% भूजल ही है। ये करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, सच में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांवों की कहानी है। हमारे बड़े बड़े शहर, वहां भी पानी की कुल खपत का लगभग 45% हिस्सा इसी ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। तो गांव हो या शहर, कहानी एक ही है। तो अब सवाल उठता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ? देखिए, एक तरफ है पोटेंशियल, यानी वो पानी जो कुदरती तौर पर बारिश वगैरह से जमीन के अंदर जमा होता है। इसे आप अपने बैंक अकाउंट में आने वाली सैलरी समझिए। और दूसरी तरफ है यूटिलाइजेशन, यानी वो पानी जो हम निकाल रहे हैं, ये हो गया हमारा खर्चा। अब संकट तब पैदा होता है जब हमारा खर्चा हमारी कमाई से कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है। हम अपने ग्राउंड वाटर बैंक को हर साल ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि चलो देख लेंगे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। स्टडी कहती है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो 2080 तक भारत में भूजल की कमी की दर 3 गुना हो सकती है। 3 गुना! इसका सीधा असर हमारी फूड और वाटर सिक्योरिटी पर पड़ेगा। हालांकि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई है। तो अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की ओर, नींव का पुनर्निर्माण। यहाँ हम देखेंगे कि इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या 3 तरफा अप्रोच अपनाई जा सकती है। तो समाधान जो है वो इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है पॉलिसी और पानी से जुड़े अधिकार, दूसरा टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशन, और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कम्युनिटी एक्शन, यानी हम सबकी भागीदारी। पॉलिसी लेवल पर एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। अभी क्या होता है कि जिसकी जमीन पानी भी उसका, लेकिन हमें भूजल के अधिकारों को जमीन की मालिकाना हक से अलग करना होगा। ऐसा क्यों? ताकि ये जो सबका साझा रिसोर्स है वो सबको बराबरी से मिल सके। टेक्नोलॉजी भी इसमें हमारी बहुत मदद कर सकती है, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी सीधा पौधे की जड़ में जाता है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं। दूसरा है मैनेज्ड एक्वाफर रिचार्ज। इसका सीधा सा मतलब है कि हम एक्टिवली बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे वापस जमीन के अंदर भेज रहे हैं, अपने ग्राउंड वाटर बैंक को रिचार्ज कर रहे हैं।
फिर आती है प्रिसिजन फार्मिंग, जहां सेंसर मिट्टी की नमी देखकर बताते हैं कि पौधे को कब और कितना पानी चाहिए। और आखिर में वाटर बजटिंग, जिससे हर गांव अपने पानी का हिसाब किताब रख सकता है, बिल्कुल घर के बजट की तरह। और इन सब टेक्नोलॉजी का, इन सारे जुगाड़ का एक ही मकसद है, क्रॉप पर ड्रॉप को मैक्सिमाइज करना, यानी पानी की हर एक बूंद से ज्यादा फसल उगाना। लेकिन टेक्नोलॉजी और पॉलिसी तभी काम करेगी जब लोग साथ आएंगे। और यहीं पर आता है समाधान का तीसरा और सबसे अहम पिलर, कम्युनिटी। जल शक्ति अभियान एक ऐसा ही देशव्यापी कैंपेन है जो वाटर कंजर्वेशन और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि 2024 के लिए इस अभियान की थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। ये इस बात को रेखांकित करता है कि पानी के मैनेजमेंट में महिलाओं का रोल कितना ज्यादा क्रिटिकल है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक साझा संसाधन। एक सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता इसी सोच से निकलता है कि पानी किसी एक की जागीर नहीं है, ये हम सबका है। जैसा कि EACPM की रिपोर्ट में भी कहा गया है, हमें एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी, यानी एक ऐसी समग्र रणनीति की जरूरत है जिसमें संस्थागत बदलाव और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दोनों साथ साथ चलें। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आखिर में बात सिर्फ पॉलिसी और टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात है एक सोच बदलने की। हमें अपने इस साझा जल संसाधन के लिए एक सामूहिक संरक्षण की भावना को अपनाना होगा। ये समझना होगा कि हम इसके मालिक नहीं बल्कि रखवाले हैं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। भूजल यानी ग्राउंड वाटर एक ऐसा खजाना है जो हम सब का है, पर हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाने का अधिकार और जिम्मेदारी आखिर किसकी है?